जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म द ऑफिसर्स अड्डा पर। मैं हूं आपका इंग्लिश मेंटोर आदित्य धनराज। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने कमेंट करके ये बोला था कि सर और भी यूपीएससी से जुड़े हुए कुछ अदर एग्जाम्स लाइक एनडीए हो गया, सीडीएस हो गया या सीएपीएफ हो गया, इनके भी प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को भी सॉल्व किया जाए। तो जैसा कि हम लोग ने अभी तक के जो ईपीएफओ के जो लास्ट ईयर के पेपर थे उनको हम लोग ने सॉल्व किया, और भी कुछ बाकी है। उसके बाद में रिसेंटली अभी एनडीए का भी सॉल्व किया। आज हम लोग करने वाले हैं एक सीडीएस जो है 2021 का जो पहला चरण था उसका जो पेपर हुआ था, उसमें जो इंग्लिश का पेपर होता है उसमें आप जानते हैं 120 क्वेश्चंस होते हैं। पूरा का पूरा अगर सही तरीके से देखा जाए कि अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कभी भी कोई भी अदर एग्जाम्स देते हो, कोई भी देते हो एग्जाम्स, आप जैसे कि आप एनडीए देते हो, सीडीएस खुद देते हो, एसएससी देते हो या सम अदर यूपीएससी के जो एग्जाम्स देते हो, खासकर कई बार ऐसा होता है लोगों को कि कुछ चीजें जैसे वोकैबुलरी हो गई, कुछ इडियम्स हो गए या कुछ पैटर्न जानना है, तो आपको यहाँ पर कंप्लीट पेपर मिलता है। जैसा कि पूरा का पूरा कोई भी एक ऐसा सेक्शन जो छूटता नहीं है, कंप्रहेंशन से लेके क्लोज टेस्ट और आपका रीअरेंजमेंट हो गया, सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया, इडियम्स हो गया, स्पेलिंग्स हो गया, और समटाइम्स जो हमारे पार्ट ऑफ स्पीच के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी सारा का सारा कंप्लीट आपको यहाँ पर मिलता है। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं ये पेपर को सॉल्व करना। और देखिए पेपर काफी लंबा होता है, तो जो है आपके 120 क्वेश्चन करने में थोड़ा टाइम लगेगा। हालांकि देखते हैं, इसको दो पार्ट में डलवाने की कोशिश करेंगे या डालने की कोशिश करेंगे, तो आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, क्वेश्चन कैसे आते हैं उनको कोशिश करो। देखिए आंसर्स आपको डिफरेंट और भी कई जगह पर मिल जाते हैं। आपने देखा होगा कई बार लोग आंसर कीज देखते हैं और उसके बाद में आप सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। अच्छी बात है, जाहिर सी बात है, अपने आप से चीजें करनी चाहिए। डिक्शनरी का यूज कर सकते हैं, वेबसाइट का यूज कर सकते हैं, गूगल का यूज कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि लोगों को गलत इंफॉर्मेशन मिल जाती है क्योंकि उसका एक्सप्लेनेशन कई बार थोड़ा सा अजीब लगता हो या सही इंप्रूवमेंट कहने का मतलब नहीं मिल पाता। तो हम लोग करेंगे क्या कि आपको सही इंप्रूवमेंट देने की कोशिश कर रहे हैं और सही आंसर, सटीक आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं विद रीजन और विद डीप एक्सप्लेनेशन। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, चलिए देखते हैं क्या है आपके पेपर में। सीडीएस है एग्जाम, पहला जो चरण होता है उसकी बात करेंगे 2021 की। सबसे पहले ये जो पेपर था आपका, ये सेट जैसे 4 सेट होते हैं, आप सभी लोग जानते हैं, ये सेट नंबर ए है, ए सेट है। लेकिन क्वेश्चन सभी में बराबर होते हैं, लेकिन ए और बी और सी और डी जो सेट्स होते हैं उनमें क्वेश्चंस जो है ना, कभी जैसे इसमें आपका स्पॉटिंग एरर से स्टार्ट कर दिया तो दूसरे सेट में वो कंप्रहेंशन से स्टार्ट कर देगा, या तीसरे सेट में वो सम फिल इन द ब्लैंक से स्टार्ट कर देगा। ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन हमेशा सेम होते हैं बस। तो आपको कोई भी आपके पास सेट हो, कोई दिक्कत नहीं है, या वीडियो से आप देख सकते हैं। तो स्पॉटिंग एरर का मतलब क्या है, इसमें एक्सप्लेनेशन का कोई जरूरत नहीं, सभी लोग जानते हैं स्पॉटिंग एरर को हम कैसे टैकल करते हैं या कैसे निकाला जाता है। ये जो 4 सेक्शन दिए जाते हैं ए बी सी और डी वाले में हमारा नो एरर होता है, और उसके बाद में जो हमारे सेंटेंसेस में अगर कोई एरर है तो आप एरर निकालिए। अगर एरर नहीं है, ग्रामेटिकल एरर कहने का मतलब ये है, ग्रामेटिकल एरर होता है, कई बार स्पेलिंग का भी एरर हो जाता है, हालांकि इसमें स्पेलिंग का एरर नहीं दिया जाता। समझ पा रहे ना? चलिए देखते हैं हमारा जो पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन दिया गया है, देखो पढ़ते समय जब कई बार ऐसा होता है सर एरर असाइनमेंट हमें सॉल्व करना होता है, सब्जेक्ट, वर्ब, पजेसिव फॉर्म, प्रीपोजिशन और कंजंक्शंस, इन कुछ पॉइंट्स जैसे आर्टिकल्स का इस्तेमाल करना बहुत सही होता है। मीनिंग निकालेंगे जब क्वेश्चन का, तब आपको ऐसा लगेगा सर मीनिंग पता चल जाता तो हम इसका आंसर दे सकते थे। भाई मीनिंग पता चलने से कभी भी कोई आंसर नहीं दे पाता, क्योंकि टेक्निकल चीजें इसमें दी जाती हैं। तो जैसे सेंटेंस दिया गया, देखो ही हैड बीन डूइंग द जॉब ऑफ अ फिजिशियन ड्यूरिंग द 1990s। देखो एक सेंटेंस दिया गया, ही हैड बीन दिया गया। हैड बीन जो है परफेक्ट कंटीन्यूअस सेंटेंस है। परफेक्ट कंटीन्यूअस सेंटेंस या परफेक्ट कंटीन्यूअस सेंटेंस कब बनाते हैं, पास्ट का हो, चाहे प्रेजेंट का हो और चाहे फ्यूचर का हो, उसको जब भी बनाते हैं जब हमारा टाइम दिया जाता है, जैसे सिंस और फॉर ऐसा कुछ दिया जाता है, और या फ्रॉम, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर लिखा गया है द 1990s की बात करेंगे, तो डेफिनेट या पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम लोग ड्यूरेशन की बात नहीं करते, और जबकि हमने बताया था जो ड्यूरिंग की बात करेंगे, ड्यूरिंग लिखा गया है, या ड्यूरेशन जिसको बोलते हैं, ड्यूरेशन हो गया, या जिसको बोलते हैं पीरियड बोलते हैं, उसके लिए जो है हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, फॉर का इस्तेमाल करते हैं। तो क्वेश्चन आपका यहीं पर गलत है, हमेशा यहाँ पर किसका इस्तेमाल करना चाहिए, सिंस का। तो he had been doing the job of a physician since the 1990s, ये कहने का मतलब है। तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसी वजह से जो क्वेश्चन बिल्कुल आसान है उनको हम तेजी से करेंगे। अगर कोई समस्या होगी तो आपको जरूर बताया जाएगा, आप भी कमेंट करिए आपको कैसा लगता है। अब जैसे देखिए दूसरा जो क्वेश्चन दिया गया है,
ही सेड दैट ही प्रेफर्ड कॉफी देन टी। ये आपके एग्जाम का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है, कहने का मतलब बिल्कुल आसान है। आप समझ गए होंगे इसमें क्या एरर है। जैसे देखो यहाँ पर जो वर्ब दिया गया है प्रेफर, प्रेफर के साथ जब हम दो चीजें जोड़ते हैं, जैसे पहली जो और दूसरी जो है, उसके बीच में जो कनेक्टर दिया जाता है देन, उसके साथ में जो है ना देन का इस्तेमाल नहीं करते, किसका इस्तेमाल करते हैं, प्रेफर के साथ टू प्रीपोजिशन आता है या ना कि देन आता है। तो बिल्कुल आसान है ये, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो आपको बताने रहेगा। ये बहुत चर्चित क्वेश्चन है, जनरली लोगों को पता होता है, प्रेफर के साथ देन नहीं आता। और हाँ, ध्यान रखेंगे कुछ चीजें और भी है। प्रेफर जो है वो होता है आपका कंपैरेटिव डिग्री, ध्यान रखेंगे। तो कंपैरेटिव डिग्री होने की वजह से लोगों को लगता है ऐसा कि देन हम लगाएंगे यहाँ पर, लेकिन ये कंपैरेटिव होते हुए भी टू प्रीपोजिशन लेता है, जैसे जूनियर टू, सुपीरियर टू, सीनियर टू। और एक बात और बता दें, प्रेफर जो है वो कंपैरेटिव है, तो दोबारा इससे पहले मोर मत लगाना, कभी दूसरे एग्जाम्स में ये काम आएगा। हमारा मकसद यहाँ पर आंसर बताना नहीं है, हमारा मकसद है आपको बेहतर बनाना और आपको एक्सप्लेनेशन के साथ अच्छा कुछ पढ़ाना, ये कहने का मतलब है। आंसर तो आप कहीं से भी टिक कर सकते हैं। उसके बाद में थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया गया। मैं आपको एक बार बता दूं, मैंने देखो कोर्स जो भी लॉन्च हुए हैं उन सभी में मैं ये चीज जरूर करवाता हूं कि जो हमारा प्रोवर्ब वाला सेक्शन होता है, प्रोवर्ब मतलब जिसको कहते हैं कहावतें या लोकोक्तियां जो होती हैं, वो जरूर आपके एग्जाम में एक प्रोवर्ब जरूर आएगा। तो आप कम से कम 50, 60 या 100 प्रोवर्ब आप अपनी डायरी में लिखते रहिए, धीरे धीरे एक एक करके, जहां पर भी मिल जाए आपको, जैसे बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, ऐसा कुछ जो भी कहावतें होती हैं उनसे आपका फिल इन द ब्लैंक्स, और आपका जैसे कि एरर्स में आया है या कभी कभार आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट, किसी भी फॉर्मेट में जरूर पूछा जाएगा, ये तय करिए आप। टॉपिक तय करना बहुत अच्छी बात है। तीसरा क्वेश्चन यही दिया गया, ऑल दैट ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड लिखा गया। आप सभी जानते हैं ये जो कहावत है इसमें क्या ऑल दैट ग्लिटर्स, और जहां पर ये लिखा गया आर, उसकी जगह पर क्या होगा, इज नॉट गोल्ड होगा, ना कि ये कहावत है कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, ये कहने का मतलब। तो यहाँ पर इज जो है ऑल दैट ग्लिटर्स के लिए नहीं, इज नॉट गोल्ड यहाँ पर गोल्ड के लिए है। तो ये एक कहावत है, बिल्कुल आसान है। और कई बार इस जगह पर इधर लोग देते हैं कि ऑल के बाद कई बार ऑल विच ग्लिटर्स लिख देते हैं। तो यहाँ पर ऑल जब भी किसी भी नाउन को क्वालिफाई करता है या ना भी करे तो उसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा दैट का इस्तेमाल किया जाता है, ना कि विच का। तो ये भी क्वेश्चन आता है। उसके बाद में जो है आपका फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखेंगे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है आ स्पीसीज इज कंसीडर्ड इंडेंजर्ड। एक स्पीसीज जो है वो कंसीडर की जाती है, इंडेंजर्ड का मतलब क्या होता है, जो खतरे में है, जो विलुप्त होने वाली, विलुप्त नहीं हुई। देखिए यहां पर आपको अगर देखेंगे तो डेंजर शब्द में देखो ईडी वाला फॉर्म लगाया गया और ईएन लगा के उसको वर्ब बना दिया गया। तो जो खतरे में है, इंडेंजर्ड मतलब विलुप्त प्राय, जिसको विलुप्त वो होने वाली है, कब कंसीडर किया जाता है, व्हेन इट इज इन अ वेरी हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन का मतलब होता है विलुप्त होना, समझ पा रहे ना। तो जब वो हाई रिस्क पर होती है तब उसको कंसीडर किया जाता है कि ये इंडेंजर्ड है। तो यहां पर इन अ वेरी हाई रिस्क लिखा है, कभी भी इन का इस्तेमाल नहीं करते हम लोग रिस्क के लिए, हमेशा हम एट का इस्तेमाल करते हैं, एट अ वेरी हाई रिस्क, एट द रिस्क, ऐसा कुछ। तो रिस्क के साथ प्रीपोजिशन हमेशा एट का इस्तेमाल करते हैं, ना कि इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ नंबर में दिया गया है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, आवर ग्रेटेस्ट ग्लोरी इज नॉट इन नेवर फॉलिंग बट इन राइजिंग एवरी टाइम वी फेल लिखा गया है। तो देखिए आवर ग्रेटेस्ट ग्लोरी लिखा, यहां पर देखिए इज लिखा गया है, ये है आपका जो टेंस है या सेंटेंस का है, प्रेजेंट में है। अब जबकि दूसरे वाले क्लाउज में बट के बाद, कोऑर्डिनेट क्लाउज के बाद इन राइजिंग एवरी टाइम वी के बाद में फेल दिया गया है। आप लोग सभी लोग जानते हैं फाल का जो सेकेंड फॉर्म होता है वो फेल होता है, थर्ड फॉर्म क्या होता है, फालन होता है। तो भैया ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म जो कि सेंटेंस किसमें बनाता है, पास्ट में, होना क्या चाहिए ये, क्योंकि सेंटेंस पहला वाला किसमें है, प्रेजेंट में। तो जहां पर फेल का इस्तेमाल किया गया है वहां पर होना चाहिए क्या, फाल, ना कि फेल। देखिए क्लाउज में सेंटेंसेस का फर्क जरूर आता है हमारे एग्जाम में, तो पहला सेंटेंस दूसरे सेंटेंस में इसका देखना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। अब 6 नंबर क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करें और आंसर निकालने की कोशिश करें। लिखा गया है लैंग्वेज इज एन एसेंशियल मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड एवरी लैंग्वेज मैटर्स इन कम्युनिकेशन। देखिए उसने कहा लैंग्वेज एक ऐसा एसेंशियल मोड है। देखो वैसे तो पता चल गया, ये देखिए एसेंशियल, ये आपका ए और एन आर्टिकल लगा गया है,
ए और एन आर्टिकल जब भी किसी भी एडजेक्टिव या नाउन से पहले लगता है तो वो हमेशा किसको क्वालिफाई करेगा? काउंटेबल नाउन को। और वो भी कैसा भैया? सिंगुलर। ध्यान रखेंगे, जो नाउन सिंगुलर होता है या जो नाउन काउंटेबल सिंगुलर होता है उसी से पहले हम ए और एन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे। तो यहां पर देखिए, आप देख रहे हैं मोड्स लिखा गया है, जो कि गलत है। सिर्फ होना चाहिए मोड। एन, ए और एन जब हो तो नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। तो पार्ट आपका यही है, बी सेक्शन में आपका एरर है, हमेशा ध्यान रखेंगे। ऐसी चीजें पकड़नी चाहिए आपको कि ए और एन के बाद में नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, क्योंकि वो एक को प्रदर्शित करता है, वन को। अब आगे देखेंगे, 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। द मैटर वॉज बीन रिजॉल्व आफ्टर लॉन्ग डिलिबरेशंस among the members of the team। अब इससे बीपीएल क्वेश्चन जिसको बोलते हैं ना, बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे है, ये बिल्कुल आसान। आप देखें यहाँ पर, कभी आपने देखा, मैंने आपको पढ़ाया, या मतलब जिन लोगों ने पढ़ा कोर्स को लेके, बी वर्ब जो होती है, बी वर्ब में क्या होता है? इज हो गया, एम हो गया, आर हो गया, वाज हो गया और वर हो गया। इसी वजह से ध्यान रखेंगे, जो बी का थर्ड फॉर्म होता है, मतलब पार्टिसिपल है ना, परफेक्ट बीन होता है, और वो हमेशा किसके साथ आता है? जैसे कि आपके हैज बीन हो गया, या मान लीजिए हैड बीन हो गया, या मान लीजिए आपका हैव बीन हो गया। तो भाई ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये आपने वॉज भी लगा दिया, बीन भी लगा दिया, जो कि गलत है आपका। आप बीन यहां से हटाइए, समझ पा रहे हैं ना? तो ये जो है बीन का जो सेक्शन होता है वो हैज और हैव और हैड के साथ आता है, ना कि वाज के साथ। वो तो दोनों ही बार बराबर हो गई, बी वर्ब का ही सेक्शन है, वो गलत है। सही एक्सप्लेनेशन जानना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन पर। 8वां जो क्वेश्चन दिया गया है, केयर हैज बीन टेकन टू इंश्योर। यहां पर केयर का मतलब ये अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर है, तो देखो ये सही है। हैज बीन टेकन केयर, हैज बीन टेकन मतलब पैसिव इसमें है, टू इंश्योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी लिखा गया ऑफ द पार्टिसिपेंट्स इन द इवेंट। देख लो एक बार और भी। और सबसे बड़ी समस्या क्या है कि केयर हैज बीन टेकन टू इंश्योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द पार्टिसिपेंट इन द इवेंट। तो हमारे हिसाब से इसमें एरर नहीं है, इसका आंसर जो है आपका वो नो एरर है। अब प्रॉब्लम क्या है कि कई बार लोग ये कंसीडर करते हैं, सर नो एरर कैसे पता चलेगा? देखो भाई एक बात समझ लो, एग्जाम में नो एरर वही निकाल सकता है जो व्यक्ति अंग्रेजी को सही तरीके से पढ़ता है। कई बार ऐसा होगा, आप हम लोग को ऐसा हमेशा लगा करता है कि यार कुछ ना कुछ एरर होगा, क्योंकि हमको तो पूरी अंग्रेजी आती नहीं। इस वजह से आपको डाउटफुल रहेगा कि इसमें नो एरर है या नहीं है। तो ऐसी प्रैक्टिस आप घर पे करिए, प्रैक्टिस सेट में नो एरर के आंसर करने की कोशिश किया करो। हमारे एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, आप यकीन नहीं मानेंगे, एसएससी के पेपर्स में मैंने देखा या सीडीएस के पेपर्स में मैंने देखा, लगातार 5-5 क्वेश्चंस को नो एरर देते हैं। अब जब जो एस्पिरेंट्स क्वेश्चन एग्जाम में जाता है तो उसे लगता है चलो एक नो एरर आ गया, ठीक है, दूसरा नो एरर है, तीसरा नो एरर, चौथा नो एरर, पांचवा भी नो एरर। लोगों को डाउट लगता है यार कि मैं ही गलत हूं, लग रहा है ऐसा कि यार हर बार में नो एरर आ रहा है, तो वो जानबूझ के गलतियां कर देते हैं। तो कई बार ऐसा कमीशन में मैंने देखा है, बहुत लंबे समय से 10 साल हो गए इस चीज को करते हुए, पेपर्स में लगातार 4-4 क्वेश्चंस को नो एरर दे देते हैं। तो लोग डाउटफुल हो जाते हैं, यार लगातार 4-4 में नो एरर आ रहा है। हालांकि ये चीज आप जब प्रैक्टिस करेंगे तभी आ पाएगी। चलिए आगे देखते हैं। अब यहां पर देखेंगे 9 नंबर लिखा है, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द सिंबल ऑफ कल्चरल एंड सोशल लाइफ। अब ये तरह का क्वेश्चन जैसे आप पढ़ते हैं तो बिल्कुल आसान लगता है, आसान है क्योंकि ये इतने चर्चित क्वेश्चंस होते हैं। जैसे लिखा गया ना, वन ऑफ के बाद में नाउन जो है वो हमेशा कैसा होता है? प्लूरल होता है। तो यहाँ पर जो सिंबल लिखा है वहां पर होना चाहिए सिंबल्स, ये कहने का मतलब है। आफ्टर वन ऑफ के बाद में नाउन या प्रोनाउन प्लूरल होता है, लेकिन वर्ब कैसा आता है? सिंगुलर, क्योंकि यहाँ वन को कंसीडर किया जाता है, उन सारे सिंबल्स में से एक की बात कर रहा है। तो ये तो सिंपल है और ऐसा क्वेश्चन आपने पढ़ा जरूर होगा, आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10th नंबर क्वेश्चन है, ये इस सेक्शन का आखिरी क्वेश्चन है, मतलब एरर असाइनमेंट का। लिखा गया, इट इज स्टिल ट्रू, ये अभी भी सत्य है, दैट द इंडियन इकोनॉमी इज डिपेंडेंट ऑन मानसून, कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो मानसून पर आधारित है ना, डिपेंड है। तो इस वाले सेंटेंस में भी आपका कोई एरर नहीं है ना। इसका भी आंसर क्या होगा? आपका डी आंसर होगा। तो मैंने बताया नो एरर को निकालना थोड़ा सा मुश्किल हुआ करता है, कई बार कंफ्यूजन ज्यादा होता है, तो इस पे थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए आप। अब देखिए हमारा जो सेक्शन दूसरा है वो इडियम्स है। मैंने लास्ट टाइम जो एनडीए का पेपर सॉल्व किया था
उसमें भी बताया था एनडीए में सिर्फ और सिर्फ ईडियम्स ही इतना टिपिकल आया था, बाकी के सेक्शन बहुत आसान थे। और यूपीएससी की एक खासियत है कि ईडियम्स जो है वो बहुत ही अच्छे देता है, नए लेटेस्ट ईडियम देता है। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो यूपीएससी से रिलेटेड या सम अदर, जैसे जरूरी नहीं कि एसएससी में आ जाएंगे या दूसरे एग्जाम्स में आ जाएंगे, एफकैट में, तो आजकल का चलन है कि ईडियम्स का यूज वो करते हैं जो कम, आप यकीन करेंगे अगर 10 क्वेश्चन आए हैं ईडियम्स के तो मुश्किल से 2-3 ही ईडियम्स रिपीटेड देते हैं, जो बहुत पॉपुलर या कॉमन, उसके क्वेश्चन कोई भी कर सकता है। मतलब ये कि आपकी अच्छी पढ़ाई है तो आप कर सकते हैं, सामान्य आदमी जो है, सामान्य आदमी बेकार का होता है, ये कहने का मतलब है, मीडियोकर नहीं। तो इडियम्स एंड फ्रेजेस में पहला लिखा गया बी इन इक्लिप्स। अब बी इन इक्लिप्स का मतलब क्या होता है, इक्लिप्स का मतलब क्या होता है, ग्रहण। तो जैसे कहने का मतलब बी इन इक्लिप्स में बी माने होना। अब जैसे हमारे लोकल भाषा में लोग बोलते हैं ना, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत काम करता है, मेहनत करता है और उसको सफलता नहीं मिलती, लोग बोलते हैं कि हमारी किस्मत में ग्रहण लग गया है, हमारा कोई काम ही नहीं हो पाता। तो इसका मतलब क्या है, आप देखिए बिल्कुल आसान से समझ में आ जाएगा कि आपका मीनिंग क्या है। लेस सक्सेसफुल, फीलिंग हैप्पी, वेरी सक्सेसफुल, बीइंग डिफीटेड। तो डिफीटेड पूरी तरीके से नहीं होता है, मतलब क्या है, काम मेहनत बहुत करता है, उसका मेहनत के हिसाब से फल नहीं मिलता। आप बहुत पढ़े, खूब पढ़े, प्री निकला, मेंस निकला, इंटरव्यू में फेल हो गए तो ग्रहण ही लगा होगा क्या, मतलब तो यही हुआ। तो बी इन इक्लिप्स का मतलब है, अब बोलते कैसे, नाउ आई एम इन इक्लिप्स में, मतलब मेरी किस्मत पे ग्रहण लगा हुआ है, मतलब लेस सक्सेसफुल है। प्री निकला, कंसीडर किया गया कि हाँ बंदा पढ़ने वाला है। मेंस निकला, वो भी कंसीडर किया कि हाँ भाई पढ़ा लिखा है, तभी मेंस निकाल पाया। अब इंटरव्यू में फेल हो गया तो इसका मतलब क्या है, सक्सेसफुल तो है, लेस सक्सेसफुल है। तो बी इन इक्लिप्स का मतलब लेस सक्सेसफुल। उसके बाद में 12 नंबर क्वेश्चन दिया है, वेज एंड मीन्स। वे माने क्या होता है, रास्ता। मीन्स का मतलब क्या होता है, साधन। मीन्स का मतलब क्या होता है, साधन। एक मीन वर्ब भी होती है, मीन का मतलब निकालना। मीन्स एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है साधन। तो तौर तरीके हो गए, वेज एंड मीन्स का मतलब क्या हो गया, तौर तरीके हो गए। अब देखो इसके आंसर्स, आंसर में देखेंगे तो मिलेगा आपको क्या, टेक्निक लिखा गया, मेथड्स ऑफ अचीविंग समथिंग, नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस ऑफ डूइंग समथिंग, इंप्रूविंग ऑन वे ऑफ डूइंग है। तो आंसर बिल्कुल सिंपल सा लिखा गया, देखो मेथड ऑफ अचीविंग समथिंग, किसी भी चीज को अचीव करने का तरीका, तौर तरीके, मेथड्स, समझ पाए ना। तो वेज एंड मीन्स का मतलब होता है तौर तरीका, किसी भी चीज को पाने के, अचीव करने के। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया गया है हमारा, अप्स इन आर्म्स। अप्स इन आर्म्स का मतलब क्या होता है, देखिए अप्स इन आर्म्स का मतलब क्या होता है, जब कोई व्यक्ति को बहुत गुस्सा दिला जाए, वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाए। कई बार देखा हो लड़ाई करते समय या जो लोग गुस्से में हो जाते हैं और आपको मारने आ रहे हैं, या कोई व्यक्ति ऐसे हाथ में जो है ना अप्स इन आर्म्स, अपनी बाहों को जो है शर्ट्स के ऊपर है ना खिसकाता है, चलो आप लड़ी लेते हैं आज, तो ऐसा कुछ करता है। तो अप्स इन आर्म्स का मतलब देखिए लिखा है, वेरी हैप्पी, वेरी सेटिस्फाइड, वेरी एंग्री, फीलिंग फाइन। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर आपका क्या हो गया, वेरी एंग्री, मतलब अप्स इन आर्म्स। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखें, बिग टिकट की बात करेंगे। बिग टिकट का मतलब क्या होता है, अब बिग का मतलब बड़ा हो गया, टिकट मतलब टिकट होता है, उसमें बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो इडियम्स होते हैं इनका मीनिंग जो है हमेशा सर्कमलोकेशन होता है, घुमा फिरा के बात करी जाती है, तो इसका मतलब कुछ दूसरा हो जाता है। तो बिग टिकट का मतलब, जैसे मान लीजिए लोग बोलते हैं टिकट टू बॉलीवुड, टिकट टू हॉलीवुड, और या टिकट टू पॉलिटिशियन, तो या पॉलिटिशियन को भी टिकट मिलता है। अब मान लीजिए आप एक दावेदार हैं, आपको टिकट मिला किसी भी पार्टी से, तो आपको उस पर खर्चा करना पड़ेगा, मतलब आपके लिए वो एक्सपेंसिव होगा, महंगा होगा। बिग है, बड़ा टिकट। बड़ा टिकट मतलब जैसे आप एरोप्लेन पे सवारी करना चाहते हैं तो इकोनॉमी टिकट होता है, फर्स्ट क्लास होता है, सबसे महंगा वाला होता है बिजनेस क्लास, तो बड़ा टिकट है। तो बड़ा टिकट का मतलब वेरी एक्सपेंसिव, मतलब बहुत ही कॉस्टली। साफ सुथरा आंसर है, वेरी कॉस्टली लिखा गया है। समझना चाहिए थोड़ा सा इडियम्स को। हमारा अगर सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होता है ना, सेंस ऑफ ह्यूमर कब अच्छा होता है, जब आदमी पढ़ा लिखा होता है, सीधी सी बात है। देखो भाई, जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक कुछ नहीं हो सकता, जितना ज्यादा पढ़िए अखबार और मैगजीन्स उतना ज्यादा समझ में आएगा। अब ये इडियम जो दिया गया, बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, ये इडियम आपका पुराना इन द सेंस जो बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, कॉमन है। बोल्ट का मतलब क्या होता है, थंडरबोल्ट। थंडरबोल्ट समझते हैं ना, आकाशीय बिजली जो गिरती है उसको थंडरबोल्ट बोलते हैं। और ब्लू का मतलब क्या होता है, नीला। आसमान कैसा है, नीला है, साफ है, ब्लू है। तो जब साफ सुथरा मौसम होता है तब कोई भी व्यक्ति को, अच्छा ये बताओ, क्या कभी भी थंडर या बिजली है, एकदम बढ़िया साफ मौसम हो, अचानक बिजली गिर जाए, ऐसा होता है? कभी नहीं होता है। जब बारिश होती है तभी ऐसा होता है
लेकिन आप सोचो कि अगर मान लो साफ आसमान में अचानक बिजली गिर जाए, किसी ने सोचा ही नहीं था, अनएक्सपेक्टेड था, तो यहाँ पर देखिए जब पढ़ेंगे तो बिल्कुल आसान सा लगेगा, बिल्कुल सिंपल सा। ए वाला ऑप्शन दिया गया, एन इवेंट ऑफ पीस ऑफ न्यूज विच इज अनएक्सपेक्टेड। तो जो चीज अनएक्सपेक्टेड होती है वही है आपका। डिजायरेबल इवेंट नहीं होगा, एन इवेंट विच टेक्स प्लेस इन प्लान, प्लानिंग वाली नहीं होती। न्यूज विच हैज बीन लॉन्ग एक्सपेक्टेड, नहीं, एक्सपेक्टेड ही नहीं है। और एक बात ध्यान रखो, आकाशीय बिजली जब भी गिरती है कोई आदमी ऐसा बता नहीं सकता कि गिरने वाली है, अनएक्सपेक्टेड है, अनएक्सपेक्टेड मिसफॉर्च्यून, नेगेटिव रिजल्ट्स, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है। 16 नंबर का मतलब क्या है देखते हैं। दिया गया बी अ लॉ ऑन टू योरसेल्फ। बी मतलब होना, होने के सेंस में, अ लॉ ऑन टू योरसेल्फ। अब अपने आप में कोई नियम बना लेना, मतलब क्या होता है, जो अपने आप का नियम पर चलता है, जो अपनी सुनता है दूसरे की नहीं सुनता है, मतलब जो आदमी कन्वेंशनल नहीं है, कहने का मतलब जो दूसरे की बात नहीं मानता है, बात बराबर है। तो जो अपने नियम के अनुसार चलता है, दूसरे के नियम पर नहीं चलता, रूल्स को फॉलो नहीं करता है, उसी व्यक्ति को बोलते हैं बी अ लॉ ऑन टू योरसेल्फ। तो बिहेव अनकन्वेंशनल एंड अनप्रेडिक्टेबल। आपके सामने अबाइड बाइड का मतलब तो होता है रूल्स को मानना, आस्क अदर टू फॉलो द, दूसरों से नहीं कहना होता है, क्रिएट लॉ नहीं। क्या लिखा है, बिहेव अनकन्वेंशनल एंड अनप्रेडिक्टेबल, मतलब वो दूसरों के हिसाब से कभी नहीं चलता, अपने हिसाब, उसके अपने रूल्स हैं, समाज के रूल्स है। जैसे मान लीजिए किसी ने कह दिया कि आप मूर्ति पूजा करिए, तो बोलेगा भैया मूर्तियों में क्या रखा है, अजीब आदमी हो, कौन पूजा करेगा, ऐसा कुछ बोले। अगर कोई व्यक्ति बूढ़ा बुजुर्ग बोलता है कि भाई पैर छुओ, बड़े लोग हैं, तो बोले पैर छूने से क्या मतलब है, पैर छू लो, गाली दे दो बाद में, तो क्या मतलब है उसका, बराबर हो जाएगा। तो ये व्यक्ति ऐसा होता है जो चीजों को मानता नहीं, उसके नियम ही एकदम अलग होते हैं, है ना। हाँ, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि वो सही भी हो सकता है, अलग बात है। अब देखिए स्पीक ऑफ है, दिया गया है स्पीक ऑफ, सॉरी स्पीक ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है। कई बार देखिए इडियम्स एंड फ्रेजेस इसी वजह से लिखा जाता है कि उसमें फ्रेजल वर्ब भी पूछा जाता है। तो अब जैसे ये वाला जो शब्द है, देखिए ये वाले शब्द को अगर देखा जाएगा, अगर आपको अच्छे तरीके से नहीं पता है इसके बारे में, तो कोई परेशानी होती है। स्पीक ऑफ का मतलब क्या होता है, स्पीक ऑफ, सॉरी बार बार ऑफ निकल रहा है क्योंकि एक और भी इडियम्स होता है, सॉरी फ्रेजल वर्ब होता है। स्पीक ऑफ का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति अपने आप को साफ सुथरा रखना चाहता है, अपने आप को स्टाइलिश रखना चाहता है, अच्छे कपड़े पहनना चाहता है, या उसकी ऐसी मनसा होती है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, उसके हिसाब से टू मेक वनसेल्फ लुक नीट, टू मेक वनसेल्फ लुक अनटाइडी। अनटाइडी मतलब ऐसा नहीं कि बाल बिखरे हैं, नहाया भी नहीं, ऐसा एरोगेंट है, ये देखो दिया गया, ये बबून दिया गया, नहीं है। तो आंसर बिल्कुल सिंपल सा है, जो व्यक्ति अपने आप को नीट और क्लीन और स्टाइलिश रखना चाहता है वो अपने आप को स्पीक ऑफ करेगा, ठीक है। तो कुछ इडियम्स ऐसे मिलेंगे आपको जो, या फ्रेजल वर्ब जिनका मतलब नहीं समझ पाया था, तो कुछ तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको। रन वाइल्ड लिखा गया, रन मतलब भागना या दौड़ना, वाइल्ड का मतलब क्या होता है, जंगली। वाइल्ड का मतलब हो गया जंगली, और जंगली का मतलब क्या है, यहाँ पर जो अब जानवर है ना, वो अनकंट्रोल्ड होता है, उस पर काबू नहीं किया जा सकता। जंगली का मतलब यही है, काबू करने का मतलब सिर्फ पकड़ने से नहीं है। जो व्यक्ति किसी की बात नहीं मानता, समाज के अनुसार नहीं चलता, रूल्स और रेगुलेशन फॉलो नहीं करता, वो अनकंट्रोल्ड ही तो है। तो आंसर बिल्कुल साफ दिखेगा आपको इसमें, टू रन लाइक अ वाइल्ड एनिमल, टू ट्रीट एनीवन लाइक अ वाइल्ड क्रिएचर, और टू फील लाइक अ वाइल्ड एनिमल, टू ग्रो विदाउट एनी कंट्रोल। तो जाहिर सी बात है, देखिए टू ग्रो विदाउट एनी कंट्रोल लिखा गया है, तो वो है आपका रन वाइल्ड। कहने का मतलब कोई भी चीज बहुत तेजी से फैलती है अनकंट्रोलेबल वे में, उसको बोलते हैं। अब उसके बाद में 19 नंबर दिया है, विंड डाउन लिखा गया। विंड का मतलब आप जानते हैं हवा होती है, विंड डाउन का मतलब क्या है, अब देखते हैं, पढ़ते हैं। टू रिलैक्स आफ्टर अ पीरियड ऑफ एक्टिविटी। तो जब कई बार लोग बोलते हैं ना कि भाई बहुत ज्यादा काम कर लिया, आप थोड़ा सा सुस्ता लेते हैं, बाद में काम करेंगे, तो जब कोई व्यक्ति किसी भी एक्टिविटी के बाद थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करता है, उसको बोलते हैं विंड डाउन। टू रिलैक्स आफ्टर अ पीरियड ऑफ एक्टिविटी, टू एक्ट फ्यूरियसली नहीं है, टू स्पीक आउट नहीं होगा। तो आंसर बिल्कुल सिंपल सा है आपका, टू रिलैक्स आफ्टर अ पीरियड ऑफ एक्टिविटी। किसी भी एक्टिविटी के बाद जब कोई व्यक्ति थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करता है, उसको हम बोलते हैं विंड डाउन। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेलो आउट लिखा गया है। देखिए मेलो आउट का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा एंजॉय करता है और रिलैक्स करना चाहता है, बहुत ही ग्रेट वे में रिलैक्स करना चाहता है, दूसरों से मिलना जुलना नहीं चाहता है, अपना बंद आराम से म्यूजिक सिस्टम लगा दिया, आराम से गाने सुन रहा है या अपना कुछ खा रहा है, एकदम उसको बहुत ज्यादा रिलैक्स चाहिए उस समय, तो उसको हम बोलते हैं मेलो आउट।
कई बार ऐसा होता है जैसे कि काम डाउन जिसको बोलते हैं, काम डाउन का मतलब जैसे कई बार लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं काम करते करते, फिर उनको रिलैक्स चाहिए होता है तो लोग चले जाते हैं घूमने कहीं किसी बीचेस पर, कभी हिल स्टेशंस पर, तो उनको दुनिया से दूर चाहिए, मतलब कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई हमको काम मत दे, इस तरह का कुछ करना चाहते हैं। तो मेलो आउट का मतलब यही होता है, काम डाउन मतलब एंजॉय करना, किसी भी चीज से बोर होके, फ्रस्ट्रेट होके। तो यहाँ पर लिखा गया, देखो सी वाले सेक्शन में दिया, टू एंजॉय वनसेल्फ विदाउट डूइंग मच, बिल्कुल भी डूइंग मच कुछ भी ना करके अपने आप में सिर्फ एंजॉय करना, वो भी अपने आप में, कोई डिस्टर्ब ना करे, मतलब ये है, दूसरा भी व्यक्ति नहीं होना चाहिए। तो ये दिया गया आपका, इडियम्स दिए गए हैं। तो इडियम्स हमारे एग्जाम्स में बहुत ही अच्छे आते हैं। अब भैया आ गया आपका कॉम्प्रहेंशन। देखो कॉम्प्रहेंशन जो हम लोग सॉल्व करेंगे, मैंने बहुत सारे पेपर लगभग सॉल्व किए हैं। मैंने आपको बताया था कि कॉम्प्रहेंशन सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ने चाहिए। अब मैं देरी नहीं करूंगा क्योंकि लगातार लोग वीडियोस देख रहे हैं और वही लोग हैं, नए आप हैं तो आपको फिर से बता दे रहा हूं, जब भी कोई पैसेज सॉल्व करते हैं तो हमेशा पैसेज नहीं पढ़ते, पहले हम उनके क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं और बाद में पैसेज पढ़ते हैं, ताकि हमारी जो चीजें हैं वो अच्छी हो सके, है ना। क्वेश्चन को पहले पढ़ा जाता है ताकि हमें ढूंढना क्या है ये पता चल जाए। अब देखिए यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन दिया, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, फिर देखिए आपको कितना अच्छा लगेगा पैसेज सॉल्व करने। व्हाई डज कन्वेंशनल एजुकेशन मेक इंडिपेंडेंट थिंकिंग एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, कि जो कन्वेंशनल एजुकेशन जो है वो इंडिपेंडेंट थिंकिंग को क्या बना देता है, सॉरी मेक इंडिपेंडेंट थिंकिंग एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। तो ये क्यों है ये जानना होगा। उसके बाद में 22 नंबर में लिखा वर्शिपिंग सक्सेस लीड्स टू, जो वर्शिपिंग सक्सेस है वो किसको लीड करती है, समझ पा रहे ना, ये बताना है। उसके बाद में व्हाई डू मोस्ट पीपल वांट टू फाइंड अ क्वाइट कॉर्नर इन लाइफ, ज्यादातर लोग अपने जीवन में क्वाइट कॉर्नर मतलब शांत जीवन चाहते हैं, कोई डिस्टर्ब ना करे, दुनियादारी से मतलब नहीं रखना चाहते हैं, वो क्यों है। विच वर्ड इज द पैसेज मींस बायस, अब बायस शब्द का मतलब क्या होता है, कुछ तो बिना पढ़े भी कर सकते हैं आप, इस पैसेज में मिलेगा। और 25 में लिखा गया है द वर्ड अनकॉम्प्रहेंसिंगली लिखा गया, कॉम्प्रहेंसिव जैसे होता है ना, कॉम्प्रहेंसिव का अनकॉम्प्रहेंसिंगली लिखा है, तो वो दूसरा अपोजिट वर्ड हो गया उसका। तो इसका मीनिंग देखना है, अब आपको इसको पढ़ना है। देखो अनकॉम्प्रहेंसिंगली जो है ना, अनकॉम्प्रहेंडिंगली लिखा गया, उसका आपको मीनिंग बताना है, बायस का मीनिंग बताना है, और उसके बाद में 3 क्वेश्चन तो पैसे से मिलेंगे। तो जैसे कि इसमें बताया व्हाई डू मोस्ट पीपल वांट टू फाइंड अ क्वाइट कॉर्नर इन लाइफ, वर्शिपिंग सक्सेस लीड्स टू, और उसके बाद में कन्वेंशनल जो एजुकेशन है वो बना देता है इंडिपेंडेंट थिंकिंग को एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, ऐसा क्यों है। तो पढ़ने की कोशिश करो भाई, अब आपको पता चल जाएगा, जल्दी जल्दी पढ़ सकते हैं। जैसे लिखा गया कन्वेंशनल एजुकेशन, मैं लेता हूं, कन्वेंशनल एजुकेशन मेक्स इंडिपेंडेंट थिंकिंग एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, ये उसने बता दिया। कन्फर्मिटी लीड्स टू, है ना, कंफर्म करना, कन्फर्मिटी लीड्स टू मेडियोक्रिटी, मेडियोक्रिटी का मतलब क्या होता है, जो व्यक्ति मीडियोकर है मतलब औसत दर्जे का आदमी, जो कंफर्म करना चाहता है, जो व्यक्ति कंफर्मेशन में ज्यादा लगा रहता है वो मीडियोकर हो सकता है, औसत दर्जे। एक स्टेटमेंट था, जब मैं इंडियन नेवी की ट्रेनिंग पे गया पहली बार, तो वहां पर स्टेटमेंट एक लिखा रहता है, जो व्यक्ति औसत दर्जे का होता है, अगर जो व्यक्ति जैसा सोचता है ना, वो औसत दर्जे का होता है, क्योंकि औसत दर्जे के लोग दुनिया में ज्यादा है, और जो ऐसा होता है वो औसत दर्जे के होते हैं, और औसत दर्जे के लोगों का दुनिया में कोई काम नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कुछ अच्छा करना है तो आप हमेशा जो है एक ऊंची सोच रखिए। कहने का मतलब ये है कि जिस परिस्थिति में जो समस्या उत्पन्न हुई है, उस परिस्थिति में उस समस्या का निवारण नहीं हो सकता है, उससे ऊपर आपको उठना पड़ेगा। आजकल की हालत वही है, या पहले से भी देखा जाए, जो एवरेज से ज्यादा है वही कट ऑफ के अंदर कट आता है, ऐसा कुछ आप देख सकते हैं। ये स्टेटमेंट जो बोला है कहीं आपको इंटरनेट पे जरूर मिल जाएगा। तो कंफर्मिटी लीड्स टू मेडियोक्रिटी, टू बी डिफरेंट फ्रॉम द ग्रुप और टू रेजिस्ट एनवायरनमेंट इज नॉट इजी, इज ऑफन रिस्की एज लॉन्ग एज वी वर्शिप सक्सेस। तो है ना, तो उसने जो बताया कि जो कंफर्मिटी करना चाहते हैं वो मेडियोक्रिटी में लीड्स हो जाते हैं, और जो कन्वेंशनल एजुकेशन है वो इंडिपेंडेंट थिंकिंग को एक्सट्रीमली कैसा कर देता है। कन्वेंशनल का मतलब क्या होता है, पुरानी विचारधारा, पुरानी विचारधारा पे जब चलोगे आप तो आप नए विचार कैसे लाओगे। अच्छा बताइए, क्रिएटिव कैसे आदमी होगा, तो आपकी इंडिपेंडेंट थिंकिंग डिफिकल्ट हो जाएगी ना, इस वजह से कहा जा रहा है। और उसके बाद में मीडियोक्रिटी जो है वो कैसे क्रिएट हो जाती है, कंफर्मिटी से, टू बी डिफरेंट फ्रॉम द ग्रुप, और वो समाज से, और टू रेजिस्ट एनवायरनमेंट इज नॉट इजी, एनवायरनमेंट को उसको बदलना बहुत आसान नहीं है।
इज ऑफन रिस्की, कभी कभार रिस्की भी होता है, एज लॉन्ग एज वी वर्शिप सक्सेस, जैसा कि वर्शिप सक्सेस की बात करेंगे। द अर्ज टू बी सक्सेसफुल और विच इज द परस्यूट ऑफ रिवार्ड वेदर इन द मटेरियल और इन द सो कॉल्ड स्पिरिचुअल। मटेरियल का मतलब क्या होता है, भौतिक जीवन, और स्पिरिचुअल का मतलब क्या होता है, आध्यात्मिक जीवन में। द सर्च फॉर इनवर्ड और आउटवर्ड सिक्योरिटी, अंदर और बाहरी और आंतरिक जो सिक्योरिटी की बात करेंगे। द डिजायर फॉर कंफर्ट, दिस होल प्रोसेस स्मदर्स डिसकंटेंट। अब इसी चीज, यही जो चीज है डिस्कंफर्ट, जो है ना, कंटेंट मतलब असंतुष्टि क्या कर देती, उसका जो है गला घोट देती है, ये कहने का मतलब। पुट एन एंड टू स्पॉन्टेनिटी एंड ब्रीड फियर एंड फियर ब्लॉक्स द इंटेलिजेंट। जो डर है, डर की वजह से इंटेलिजेंट जो है हमारा वो मर जाता है, बिल्कुल सही बात है। डर में जब आदमी जो बहुत ज्यादा डर जाता है तो कोई भी अच्छे डिसीजन या सही डिसीजन नहीं ले सकता कि उसे क्या करना हो। अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ विच इंक्रीजिंग एज, डलनेस ऑफ माइंड एंड हार्ट सेट्स, है ना, ये सारी चीजें अब देखेंगे आगे। इन सीकिंग कंफर्ट, और कंफर्ट को ढूंढने में कि हाँ क्या करेंगे, वी जनरली फाइंड अ क्वाइट कॉर्नर इन लाइफ वेयर देयर इज अ मिनिमम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, जहां झगड़ा लड़ाई झगड़ा ना हो, एंड देन वी आर अफ्रेड टू स्टेप आउट ऑफ द लास्ट, है ना, सिक्युलरिज्म। तो हमें डरते भी हैं उस स्टेप को लेने के लिए। दिस फियर ऑफ लाइफ, दिस फियर ऑफ स्ट्रगल एंड अ न्यू एक्सपीरियंस किल्स अस द स्पिरिट ऑफ एडवेंचर। और ये अगर हम डरते रहेंगे तो कभी भी हम एडवेंचर नहीं कर सकते। उसके बाद में आवर होल अपब्रिंगिंग एंड एजुकेशन हैव मेड अस अफ्रेड टू बी डिफरेंट फ्रॉम द नेबर, अफ्रेड टू थिंक कॉन्ट्रेरी टू द। अब जैसे देखिए जो एस्टैब्लिश रूल है उनके विपरीत सोचोगे तो बड़े बूढ़े बुजुर्ग आपके घर के लोग तुमको बोलेंगे यार तुम कितने गंदे आदमी हो। ऑफ सोसाइटी फाल्सली रिस्पेक्टफुल ऑफ अथॉरिटी एंड ट्रेडिशन, इसकी बात कर रहे हैं। अब देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये इसमें यही कहा गया है, आप समझ गए होंगे कि जो कन्वेंशनल आदमी है, कन्वेंशनल सोच जो है वो इंडिपेंडेंट थिंकिंग को क्या कर देती है, रोक दे देती है। देयर आर अ फ्यू हु आर इन अर्नेस्ट हु आर विलिंग टू एग्जामिन, लेकिन उसमें से कुछ लोग होते हैं जो समाज में क्रांति लाते हैं, एस्टैब्लिश रूल को बदलते हैं कि नहीं ये सही नहीं, आजकल अब ऐसा चल रहा है। हु आर विलिंग टू एग्जामिन आवर ह्यूमन प्रॉब्लम्स विदाउट द प्रेजुडिस। प्रेजुडिस का मतलब ही होता है जो सेट रूल्स हैं पहले से जो के दिमाग में बसे हुए, ऑफ द राइट और द लेफ्ट, राइट लेफ्ट जो भी लेफ्ट विंग राइट विंग के होते हैं, बट इन द वास्ट majority of us there is no real spirit of discontent or revolt when we yield uncomprehendingly, लिखा गया, यही देखिए लिखा गया, इसका मीनिंग पूछा गया है। To environment any spirit of revolt that may have had died down and our responsibility soon put an end to it। तो यहाँ पर देखिए जो अब देखो पैसेज को मैंने इतनी जल्दी इस वजह से पढ़ा, मैंने आपको क्योंकि मैं बता चुका हूँ पहले से ही, तारीख के बहुत पहले बता चुका हूँ कई सारे वीडियोस में, तो आपको ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं जब भी कोई पैसेज करेंगे तो पहले उसके क्वेश्चन पढ़े जाते हैं, उसके बाद सेंटेंस फिर पैसेज पढ़िए आप, तो आपको पता ही चल जाता है कि हमें ढूंढना क्या, मेन चीजें हमें ढूंढनी, और ज्यादा टाइम हम नहीं लगा सकते। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन दिया गया था हमारा 21 नंबर क्वेश्चन जो, और व्हाई डज कन्वेंशनल एजुकेशन, कन्वेंशनल एजुकेशन हमारी जो इंडिपेंडेंट थिंकिंग को क्या कर देती है, डिफिकल्ट बना देती है कि हम अपने हिसाब से कुछ नहीं सोच सकते, दुनिया में जैसा चल रहा है वैसे ही चलते रहो। अगर तुम पुराने विचारों वाले होगे तो नया नहीं सोच पाओगे कभी भी। तो इट डज नॉट इनकरेज डिसएग्रीमेंट, इट डज नॉट एक्सेप्ट कंफर्मिटी, है ना, इट इज नॉट फैक्ट बेस्ड प्रोविजन। उसके बाद में इट इज ओनली रिलीजियस एजुकेशन, नहीं, आंसर बिल्कुल सिंपल है, इट डज नॉट इनकरेज डिसएग्रीमेंट है। तो अब जब पैसेज को पढ़ोगे घर पे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, इसी वजह से इसकी प्रैक्टिस आप घर पे ज्यादा करिए। अब इसमें देखिए 22 नंबर में लिखा गया वर्शिपिंग सक्सेस लीड्स टू, वर्शिपिंग सक्सेस किसको लीड करती है, क्वेश्चनिंग टू द एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिसेस, एक्सेप्टिंग द एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिसेस और मॉडिफाइंग द एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिसेस, और नाइदर नहीं। तो जो वर्शिपिंग सक्सेस किसको, एक्सेप्टिंग द एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिसेस। वर्शिपिंग सक्सेस किसको लीड करती है, अगर पूजा पाठ करोगे आप इन सारी चीजों को तो इसको क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा जो एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिसेस हैं, जो रूल्स हैं। अब देवी जी की पूजा करना है, भगवान शंकर की पूजा करनी है या बजरंगबली की पूजा करनी है तो मंगलवार को करो, अब ऐसा नहीं कि मंडे को कर देंगे, ये कहने का मतलब है। तो वर्शिपिंग सक्सेस जो लीड टू एक्सेप्टिंग जो एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिसेस हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। उसके बाद में क्या है, व्हाई डू मोस्ट पीपल वांट टू फाइंड अ क्वाइट कॉर्नर इन लाइफ, यहाँ पर कॉर्नर की बात करेंगे, स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है CORNER। तो क्वाइट कॉर्नर लाइफ में आदमी क्या ढूंढना चाहता है, वो चाहता है देखो भैया हमको किसी बछड़े में नहीं पड़ना है, एकदम कंफर्ट जोन मिल जाए, हमको लड़ाई झगड़ा किसी से मतलब नहीं है, अपना जीवन बढ़िया तरीके से काटना चाहता है। तो because they do not like to win peace, because they seek pleasure, because they seek comfort, because they do not worship, तो comfort वो चाहते हैं, comfort जोन में रहना चाहते हैं, बस यही है।
उसके बाद में क्या है, बायस का मतलब क्या होता है, अब बताए। बायस का मतलब है प्रेजुडाइस, जो एस्टेब्लिश रूल है पहले से ही है तो उनको प्रेजुडाइस या बायस बोलते हैं। और कई बार अगर आप उनसे खिलाफ हो जाते हैं तब लोग बोलते हैं तुम यार बड़ा अनबायस्ड हो, मतलब हमारे रास्ते जो एस्टेब्लिश रूल्स है उनके खिलाफ हो गए, ये आप जानते हैं। और कॉम्प्रहेंडिंगली अनकॉम्प्रहेंडिंगली हो गया। कॉम्प्रहेंशन का मतलब क्या होता है, कॉम्प्रहेंशन पैसेज का मतलब क्या है, जिसके अंदर नॉलेज जो पढ़ो और पढ़ने के बाद आंसर दो, लेकिन नॉलेज को पढ़ो उसके बाद आंसर दो। अनकॉम्प्रहेंशन का मतलब क्या होता है, जिसका कोई नॉलेज ना हो तो इसका आंसर जब देखेंगे तो बिल्कुल आसान लगेगा। अचीव सक्सेस अर्निंग मनी विदाउट नोइंग, बिना जाने कुछ, तो अनकॉम्प्रहेंडिंगली का मतलब क्या हुआ, बिना जाने। कॉम्प्रहेंशन का मतलब होता है नॉलेज, और अनकॉम्प्रहेंशन लिख दोगे तो बिना जाने, बिना किसी भी नॉलेज का। तो देखो जब कोई हम लोग पैसेज पढ़ते हैं, अब इसके बाद में दूसरा जो पैसेज है, अब आपको बताते हैं कि इसके क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। पहला जो पैसेज हमने सिलेबस में बताए भी थे, साइकोलॉजिकली पैसेज आते हैं जो फिलोसॉफी पे डिपेंड करते हैं, जो पहला पैसेज था हमारा। दूसरा पैसेज साइंस एंड टेक हो गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। यहां पर ये वाला जो पैसेज है ये बेस्ड है आपके हमारे जो साउंड पर, जो हमारी ध्वनि होती है ना, साइंस का टॉपिक है। अब इसको बिना पढ़े भी आप इसके आंसर कर सकते हैं। आप देखिए इसके पहले क्वेश्चन पढ़िए, देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान दो। इसी वजह से पहले क्वेश्चन पढ़ने चाहिए पैसेज से। क्या लिखा, व्हाट डिस्टेंस अ गुड नंबर ऑफ ट्रीज कैन कवर इन रिड्यूसिंग नॉइज। उसने बोला है कि व्हाट डिस्टेंस अ गुड नंबर ऑफ ट्रीज, जो नंबर ऑफ ट्रीज है वो कितनी दूरी पर होने चाहिए जो नॉइज को कम कर सकते हैं। इसी वजह से सड़क के चारों तरफ जो है पेड़ पौधे इसी वजह से लगाए जाते हैं, क्योंकि वो जो ध्वनि प्रदूषण को कम किया जा सके, उसी पर पैसेज है। तो कितने मीटर पे लगे होने चाहिए, ये इसका आंसर देना है। उसके बाद में देखिए 27 नंबर में दिया गया, ट्रीज कैन रिड्यूस नॉइज ओनली व्हेन, पेड़ आपको जो ध्वनि को कम करते हैं, ध्वनि प्रदूषण को कम करते हैं या कब करते हैं, ये बताना होगा। उसके बाद में 28 नंबर लिखा गया, सिंगल लेयर ऑफ ट्रीज इज वर्थलेस। अगर पेड़ों की जो सिंगल लेयर होती है वो वर्थलेस होती है नॉइज बैरियर के हिसाब से, मतलब हमें सिंगल रो या लेयर नहीं लगानी चाहिए, ऐसा कुछ होगा। उसके बाद में हायर द ट्रीज, पेड़ जितने ऊंचे होंगे उनसे क्या चीज हो सकती प्रभावित होगी, इसमें खुद ही बताया गया होगा। और उसके बाद में 30 नंबर में दिया, हाउ डू श्रब्स एंड टॉल ग्रास, श्रब्स का मतलब झाड़ियां होती है, टॉल ग्रास मतलब ऊंची घास जैसे कि बांस, बंबू, रिड्यूस नॉइज, और ये ध्वनि प्रदूषण को या ध्वनि को कम करता है। कैसे करता है ये बताना है। तो बस भाई हो गया ये आपका। तो एक बार फिर से समझो क्वेश्चन क्या है, जब क्वेश्चन आप जान लोगे तो पैसेज में जल्दी जल्दी ढूंढ पाओगे। हाउ डू श्रब्स एंड टॉल ग्रास, जो लंबी घास या झाड़ियां जो है वो नॉइज को रिड्यूस करती हैं, कैसे ये बताना है। हायर द ट्रीज, पेड़ जितने ऊंचे होंगे तो क्या होगा ये बताना है, ऊंचाई पे ध्यान देंगे। सिंगल लेयर का जो ट्री है वो वर्थलेस है, तो इसका मतलब डबल या कुछ ऐसा लगाना पड़ेगा। ट्रीज कैन रिड्यूस नॉइज ओनली व्हेन, पेड़ जो है नॉइज को रिड्यूस कर सकते हैं कब, वो बताना है। और उसके बाद में पेड़ों को कितनी दूरी पर लगाना चाहिए कि ताकि वो नॉइज को रिड्यूस कर सके। अब ये साइंस का टॉपिक है। देखो इसी वजह से कहा जाता है कि आपको पढ़ना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति नॉइज या जो डेसिबल आपने सुना होगा ध्वनि प्रदूषण के संबंधित कोई पैसेज कभी भी उसने जीवन में पढ़ा है, तो इस पैसेज को करने में बिल्कुल भी आसानी होगी, कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। इसी वजह से कहा जाता है कि जो व्यक्ति जो ज्यादा स्टडी करता है वही सब कुछ कर सकता है। तो अब इसको पढ़ने के लिए ऐसा नहीं है, अब पढ़ने में टाइम लगेगा। अब देखो पढ़ो क्या लिखा गया है नॉइज के बारे में, और ये एक नॉलेज भी है जो साइंस में पूछा भी जा सकता है। नॉइज इज अ कॉमन प्रॉब्लम इन बोथ अर्बन एंड रूरल एरिया, गांव हो चाहे शहर हो नॉइज का प्रॉब्लम हर जगह है। ट्रैफिक नॉइज इन पर्टिकुलर, खासकर ट्रीज एंड श्रब्स आर नॉट ओनली विजुअली अट्रैक्टिव, जो देखिए जो ट्रीज पेड़ होते हैं, जो झाड़ियां होती हैं, फूल पौधे, छोटे मोटे पौधे जो होते हैं, वो नॉट ओनली विजुअली अट्रैक्टिव, वो ना केवल सिर्फ देखने के लिए होते हैं बट आल्सो किसके लिए होते हैं, कैन मेक इफेक्टिव नॉइज बैरियर्स, और वो ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए भी लगाए जाते हैं। ऐसा नहीं कि जो सड़क हाईवे पर पेड़ पौधे लगे होते हैं वो सिर्फ दिखाने के लिए होते हैं। उसके बाद में देयरफॉर, इसलिए व्हेन स्पेस परमिट्स वी हैव टू प्लांट मोर, इसी वजह से कहा जहां पर भी हमें स्पेस मिल जाए वहां पर हमें प्लांट करना चाहिए। ट्रीज एंड श्रब्स इन एरिया वेयर देयर इज नॉइज प्रॉब्लम, जहां पर नॉइज प्रॉब्लम है वहां पर खासकर। बाय डूइंग दिस नॉइज कैन बी रिड्यूस्ड बाय 6 डेसिबल्स, देख रहे हैं कितना डेसिबल कम किया जा सकता है, ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर्स लिखा गया। ये आंसर आपका हो गया 30 मीटर पर। उसके बाद में देखिए दूसरा जो दिया गया है, आगे वाला पैसेज थोड़ा सा पैराग्राफ देखते हैं। द ओनली थिंग वी हैव टू कीप इन माइंड, ये हमें ऐसा ध्यान रखना चाहिए, इज दैट द प्लांटिंग शुड बी पर्टिकुलरली डेंस। डेंस का मतलब क्या होता है, घना। घना मतलब पेड़ों को बहुत घने लगाने चाहिए, पास पास लगाने चाहिए, उनके बीच में गैप बहुत कम होगा।
जितना गैप कम होगा ध्वनि को उतना ही ज्यादा वो ऑब्जॉर्व कर सकते हैं। मतलब ये है, आगे भी लिखा होगा द ट्रीज विच हैव डेंस foliage and relatively vertical orientation। देखिए वर्टिकल ओरिएंटेशन की बात करेगा, of arrangement should be planted और it will completely screen the source of noise। उसके बाद में if there is any gap in barrier it will still allow noise to penetrate। अगर आप गैप छोड़ देंगे पेड़ों के बीच में तो वो छन्नी की तरह निकल जाएगा। ये पेनिट्रेट का मतलब कहां गया आपका, ये छन जाएगा, मतलब हवा निकल जाएगी। इसी वजह से जितना घना होगा उतना ही ज्यादा ऑब्जर्व करेगा और पेड़ ऊंचे होने चाहिए। देखिए लिखा भी है आपका वर्टिकली ओरिएंटेशन की बात करेगा, तो वर्टिकली इसका मतलब क्या है, इसी वजह से देखा होगा सड़क के किनारे यूकेलिप्टस के पेड़ या जो लंबे लंबे पेड़ होते हैं उनको ज्यादा प्रेफर किया जाता है। आप सब जानते होंगे। सिंगल लेयर ऑफ ट्रीज, नहीं जानते तो पढ़िए। सिंगल लेयर ऑफ ट्रीज लिखा गया इज वर्डलेस। उसने कहा कि सिंगल लेयर जो होती है वो वर्डलेस होती है। एज अ नॉइज बैरियर ड्यू टू इंटर रिफ्लेक्शन मल्टी रोज ऑफ ट्रीज, इसीलिए मल्टी रोज लगानी चाहिए सिंगल में, क्योंकि गैप बहुत ज्यादा होता है, इसी वजह से वो हवा पेनिट्रेट हो जाती है। आर लिखा गया मोर इफेक्टिव, द प्लांटेड ट्रीज मस्ट बी टॉलर। टॉलर मतलब देखिए उसने बोला है कि ऊंचा होना चाहिए, ऊंचा, बहुत जितना ज्यादा ऊंचा होगा उतना। वी कैन रिड्यूस नॉइज लेवल बाय 1 to 5 लिखा गया डेसिबल्स विद ईच एडिशनल 3 फीट ऑफ ट्री हाइट। ये है तो बिल्कुल आसान सा पैसेज। अब ये पैसेज को अगर मान लो आप पढ़ना चाहते हो, आगे भी शायद दिया गया है, हाँ आगे भी है, आगे देखते हैं। When the opportunity to use trees in restricted a combination of shrubs and tall। देखिए किसका किसका कॉम्बिनेशन करना है, श्रब का, जो झाड़ियां होती है, देखिए इसी वजह से जो घने झाड़ी वाले पेड़ होते हैं वो हाईवेज के बीचों बीच लगाए जाते हैं। ग्रास कैन बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ tarmac and gravel surface, soft grass ग्राउंड कवर इफ प्रेफरेबल। और सॉफ्ट ग्रास होती है, जितना सॉफ्ट ग्रास होगी उतना ही ज्यादा ऑब्जर्व करेगी नॉइज को, इसलिए बहुत उनकी पत्तियां मुलायम पत्तियों वाले फूल पौधे के पेड़ ज्यादातर लगाए जाते हैं। उसके बाद में इट विल अब्जॉर्ब नॉइज रेदर देन रिफ्लेक्ट इट, रिफ्लेक्ट नहीं करते, अब्जॉर्ब कर देते हैं। रोज ऑफ ट्रीज, श्रब्स, क्रॉटन्स, ग्राउंड कवरिंग प्लांट्स जो भी क्लाइंबर्स एंड देयर फ्लावर्स नॉट ओनली रिड्यूस नॉइज एंड प्रोवाइडेड ब्यूटीफुल बैकयार्ड। अब जाहिर सी बात है नॉइज तो कम करेंगे और थोड़े बहुत सुंदरता के लिए भी बहुत बढ़िया लगता है। दे आल्सो हेल्प ब्लॉक विंड, और हवा को रोकने के लिए भी होता है। प्रोवाइड शेड, और छाया के लिए भी होता है। एंड लिखा गया ऑब्जर्व ट्रैफिक पॉल्यूशन, ये देखिए ट्रैफिक पॉल्यूशन को भी ऑब्जर्व करते हैं। इसी वजह से हाईवेज पर पेड़ लगाए जाते हैं दोनों तरफ और कभी उनके डिवाइडर के बीच में, आपने देखा होगा। तो ये चीजें हैं। अब बिल्कुल आसान हो गया। अब इसके आंसर इतने आसान है। व्हाट डिस्टेंस अ गुड नंबर ऑफ ट्रीज कैन कवर रिड्यूसिंग नॉइज, आपका लिखा है आपका 30 मीटर, बिल्कुल आसान है। उसके बाद में नेक्स्ट देखो क्वेश्चन पढ़ेंगे। अभी लिखा ट्रीज कैन रिड्यूस नॉइज ओनली व्हेन, ट्रीज जो है वो नॉइज को कम कर सकते हैं कब, प्लांटेड इन आइसोलेशन, प्लांटेड इन फ्लावरिंग श्रब्स, दे आर प्लांटेड डेंस, जब उनको घना लगाओगे, घना मतलब क्या, सघन जिसको हिंदी में बोलते हैं, पास पास लगाओगे। विरल नहीं लगा सकते क्योंकि हवा जो है उनसे पेनिट्रेट हो जाएगी, बिल्कुल आसान है। उसके बाद में 28 नंबर क्वेश्चन देखिए। सिंगल लेयर ऑफ ट्रीज इज वर्डलेस, सिंगल लेयर नहीं लगाएंगे, मल्टी लेयर लगाना चाहिए। सिंगल लगाओगे तो क्या होगा, नॉइज कैन पेनिट्रेट, कैन नॉट पेनिट्रेट लिखा गया। हेल्प इन ग्रोथ ऑफ श्रब्स, नॉइज इज सेंट बैक टू द सोर्स, नॉइज कैन पेनिट्रेट इजीली। देखिए जो नॉइज है वो निकल जाएगी, मतलब प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण ज्यादा होगा वो रोक ही नहीं पाएगा, वो ऑब्जर्व भी नहीं कर पाएगा, इस वजह से मल्टी लेयर लगानी चाहिए। उसके बाद में क्या लिखा 29 नंबर में, आप देखो उसने कहा था वर्टिकल ओरिएंटेशन, और उसके बाद में पेड़ जितने लंबे होंगे उतना ज्यादा फायदा होगा। तो हाइयर द ट्रीज, पेड़ जितने ज्यादा होंगे, हाइयर द नॉइज नहीं, लोअर द नॉइज, ग्रेटर द डेसिबल्स, थिनर द एयर। तो पेड़ जितने ज्यादा लंबे होंगे वो उतना ही नॉइज को कम करेंगे, तो बी आंसर होगा। उल्टा है ये एक दूसरे का, पेड़ जितने ज्यादा लंबे होंगे नॉइज उतने ही ज्यादा वो कम करेंगे। क्योंकि देखिए मल्टी लेयर इधर लगा देंगे, ऊंचाई पर भी ऊपर नहीं निकलने देता है। उसके बाद में क्योंकि उनकी जो टहनियां हैं जो रोड के दोनों तरफ को ढक लेती हैं, एक जिस्टम जैसा बना देती हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो 30 लास्ट क्वेश्चन इसका दिया गया, हाउ डू श्रब्स एंड टॉल ग्रास रिड्यूस नॉइज। झाड़ियां और जो टॉल ग्रास होती है वो कैसे रिड्यूस करती है नॉइज को, दे अब्जॉर्ब नॉइज, दे रिफ्लेक्ट, दे डाइवर्ट और दे आर न्यूट्रल, तो वो ऑब्जर्व कर लेती हैं। इसी वजह से सॉफ्ट पत्तियों वाले जो पेड़ होते हैं ना वो जनरली हमारे जो रोड्स के चारों तरफ लगाए जाते हैं, क्योंकि वो ऑब्जर्व कर लेते हैं। देखिए ऐसा पैसेज जो होता है ये थोड़ा सा नॉलेजेबल भी होता है। ऐसे पैसेज को इसी वजह से जो पहले के पेपर, लास्ट ईयर पेपर पढ़ने का मतलब यही होता है बेटा कि कुछ हमें जानकारी मिल जाती है। अब साइंस में अगर ये कभी भी आएगा तो भूलोगे नहीं,
30 मीटर पे लगाना है, ऊंचे जितने भी होंगे, शॉर्ट पट्टियों वाले हैं, डेंस होना चाहिए, यही सब चीजें जानकारी जब होगी तो एक अच्छा सा क्वेश्चन बना देगा यूपीएससी वाला कि हाँ क्या क्या चीजें सही है, 1 सही, 2 सही और 5 सही, ये सारी चीजें वहीं से मिलती हैं। उसके बाद में ऑर्डरिंग ऑफ द वर्ड सेंटेंस। अब देखिए नेक्स्ट जो है हमारा, जो हमारे पैराजंबल जो पीकी वायरस वगैरह वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना, जैसे आपने रीअरेंजमेंट देखा होगा, सीडीएस में 2 तरह का रीअरेंजमेंट आता है, जैसा कि एक सिंपल रीअरेंजमेंट आता है, ये सिंपल वाली है, उसके बाद में आपको क्लोजिंग सेंटेंस, ओपनिंग सेंटेंस वाला मिलता है, तो उसका भी हम लोग करेंगे। पहले हम लोग जो जैसा सीरियल से चल रहा है, अब देखो इसको करने का एकदम देखो सिंपल तरीका होता है, पूरा सेंटेंस पढ़ना कई बार नहीं, क्योंकि हमें तेजी से करना होता है, तो आपको पेयर बनाना है कि कौन सा सेंटेंस किसके बाद बेसिकली आना चाहिए, बस। तो अब आप यहां पर देखेंगे दिया गया है सेंटेंस में, कंसिडरेशन फॉर अदर्स फॉर सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, फ्रीडम डज नॉट मीन द अपॉर्चुनिटी और द सेटिंग असाइड ऑफ। देखिए अगर आप देखेंगे तो आप यहां से और से सेंटेंस को स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि नाइदर नॉर, आइदर और, इससे सेंटेंस स्टार्ट, उसके कनेक्टेड से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता। और फॉर सेल्फ ग्रेटिफिकेशन इससे भी नहीं स्टार्ट होगा, क्योंकि प्रीपोजिशन फॉर ऐसा नहीं। तो अब बचा क्या, कंसिडरेशन फॉर अदर्स या फ्रीडम डज नॉट मीन द अपॉर्चुनिटी। यहां आर वाला देखते हैं, आर वाले 2 ही दिए गए सिर्फ, सी और डी, और आर पी है और आर क्यू है। अब देखते हैं, फ्रीडम डज नॉट मीन द अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, क्यों पढ़ते हैं, और उसके बाद में क्या है देखते हैं, ये वाला, उसके बाद में यस में आ जाएंगे, फॉर सेल्फ ग्रेटिफिकेशन और द सेटिंग असाइड ऑफ कंसिडरेशन फॉर अदर्स। तो हमारे हिसाब से आंसर आपका ये वाला होगा, डी वाला होगा, आर क्यू एस पी। तो यहां पर देखो इससे भी नहीं बनेगा, इससे भी नहीं बनेगा, या तो इससे स्टार्ट कर सकते हैं या इससे, लेकिन कंसिडरेशन फॉर अदर्स सीधे सीधे लिख सकते हैं, आर से स्टार्ट करें। अब जब आर से स्टार्ट कर रहे हैं तो 2 ही ऑप्शन मिले, अब जब इनको छोड़ दीजिए, 2 ऑप्शन मिलने के बाद उसके बाद इसका पेयर बनाओ, फ्रीडम डज नॉट मीन द अपॉर्चुनिटी, उसके बाद फॉर सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, ऐसा तो बन गया। इसमें ज्यादा टाइम लगाना नहीं होता है। उसके बाद में देखिए 32 नंबर में दिया गया ऑफ एनी काइंड, यहां से स्टार्ट नहीं कर सकते, टू फ्रीडम एंड इंटेलिजेंस, ये भी देखो प्रीपोजिशन 2 दिया गया। अब उसके बाद देखेंगे डोमिनेशन और कंपल्सन, ये सब्जेक्ट लग रहा है, और इज अ डायरेक्ट इंड्रेंस, ये भी नहीं है आपका। तो भाई ना तो यस से स्टार्ट करोगे, ना पी से स्टार्ट करोगे, ना क्यू से स्टार्ट करोगे, किससे स्टार्ट करोगे, आर से। जो सब्जेक्ट बन रहा है उसी से स्टार्ट करोगे ना, डोमिनेशन और कंपल्सन। अब उसके बाद में क्या, यहां पर देखिए आर से क्या स्टार्ट हो रहा है, आर से 2 ही स्टार्ट हो रहा है सिर्फ, या तो ए वाला या बी वाला। अब देखते हैं आर पी एस क्यू, आर और क्यू पी एस। तो यहां पर देखते हैं काम या डोमिनेशन और कंपल्सन इज अ डायरेक्ट हिंड्रेंस, उसके बाद में क्या, टू फ्रीडम एंड इंटेलिजेंस ऑफ एनी काइंड। तो यहां पर देखेंगे डोमिनेशन और कंपल्सन ऑफ एनी काइंड, तो यहां पर होगा डोमिनेशन ऑफ कंपल्सन ऑफ एनी काइंड, किसी भी तरह का, तो होना चाहिए आर और पी, आर पी के बाद में क्या होगा एस, और उसके बाद में क्या होगा क्यू। बिल्कुल आसान हो गया, डोमिनेशन और कंपल्सन ऑफ एनी काइंड इज अ डायरेक्ट हिंड्रेंस टू, हिंड्रेंस के साथ में प्रीपोजिशन क्या आता है, फिक्स प्रीपोजिशन 2 ही आता है, ये बिल्कुल आसान है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें आप कनेक्टिविटी जोड़ेंगे, प्रीपोजिशंस की, कनेक्टर्स की, सब्जेक्ट और वर्ब के एग्रीमेंट की, तो आपको चीजें पता चल जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में 33 नंबर दिया गया, 33 में देखते हैं लिखा गया इनफ पोटेशियम बनाना प्रोवाइड्स फ्रॉम वेरियस शुगर्स एंड सस्टेन एनर्जी। तो देखो भाई इनफ पोटेशियम, इससे नहीं स्टार्ट कर पाएंगे, इससे भी नहीं स्टार्ट कर पाएंगे, इससे भी नहीं स्टार्ट कर, यहां हमारा सब्जेक्ट दिया गया बनाना प्रोवाइड्स, तो यहां क्यू से स्टार्ट हो रहा है। अब देख रहे हैं ए और बी और सी, किसी में भी क्यू से स्टार्टिंग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आंसर आपका हो गया डी। अब यहां पर पीएचडी करने की जरूरत नहीं है कि आंसर क्यों है, अगर देखा जाए तो हम आपको बता भी देंगे, लेकिन एग्जाम में आपको ऐसे ही आंसर करने होता है। क्या लिखेंगे, बनाना प्रोवाइड्स, उसके बाद में क्या आएगा इनफ पोटेशियम, उसके बाद क्या आएगा एस, फ्रॉम वेरियस शुगर्स एंड सस्टेन एनर्जी। इजी हो गया। तो आंसर को एलिमिनेट करो भाई, है ना, पढ़ो ज्यादा नहीं, क्योंकि टाइम वेस्ट होता है, बहुत लंबा पेपर होता है। उसके बाद में क्या लिखा है 34 नंबर में देखेंगे, ऑफ ग्रेट ट्रबल दिस इज अ टाइम द वर्ल्ड टू द मैक्सिमम एज वन वायरस थ्रेट्स। पेंडेमिक कोरोना वायरस की वजह से ये सेंटेंस बनाया गया होगा। ऑफ ग्रेट ट्रबल, इससे स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। दिस इज अ टाइम, देखते हैं द वर्ल्ड टू द मैक्सिमम और एज वन वायरस, तो दिस इज अ टाइम, ये एक समय है,
क्यू से स्टार्ट करेंगे। यहां पर देखिए, इसमें भी देखिए आप ए और बी और सी किसी में भी क्यू से स्टार्ट नहीं दिया गया, सिर्फ और सिर्फ आपका डी वाले से स्टार्ट है। बिल्कुल आसान है, आंसर बिल्कुल एक ही झटके में निकलता है। आप देखेंगे तो क्यू से दिस इज अ टाइम मिला लीजिए ऑफ ग्रेट ट्रबल, उसके बाद में ऐसा आएगा ये वाला एज वन वायरस थ्रेट्स, पूरी दुनिया को एक वायरस ने परेशान कर दिया। तो बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक का ही क्वेश्चन है, आप मिला लीजिए इसके सेंटेंस को या पूरे सेंटेंसेस को। अब देखिए 35 नंबर में लिखा है। 35 देखिए, दिखने में बड़ा लगता है लेकिन ऐसे क्वेश्चन होते बहुत आसान है। आर ऑफ द ओपिनियन, पी वाला, सम आर्कियोलॉजिस्ट, कुछ आर्कियोलॉजिस्ट, एंड दैट एवरीबॉडी लिखा गया, और दैट हड़प्पन सोसाइटी हैड। अब देखो, अच्छा बताओ, ये कनेक्टर है, ये कनेक्टर है, ये वर्ब है, क्या इनसे कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है क्या? ऐसा थोड़ा होता है। इससे इजी क्वेश्चन, दिखने में इतना भारी लग रहा है, आप यहां से स्टार्ट करो, बिल्कुल क्यू से स्टार्ट होगा। क्या? सम आर्कियोलॉजिस्ट, कुछ आर्कियोलॉजिस्ट मतलब पुरातत्व जो वैज्ञानिक होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। अब क्यू से स्टार्ट करने के लिए देखिए कितने, दो ही सेंटेंस है आपके, एक बी और एक सी। अब देखिए इसमें क्या होता है, बाकी ए और डी से कोई लेना देना नहीं आपका। तो सम आर्कियोलॉजिस्ट, अब यहां पर एस है और पी है। सम आर्कियोलॉजिस्ट क्या, एस पे जाएंगे, दैट हड़प्पन सोसाइटीज नहीं, आर ऑफ द ओपिनियन, उनका ओपिनियन है, तो होगा क्या, क्यू के बाद में पी कहां पर है, सिर्फ इसी में है, सी वाले को। अब सी वाले को पढ़ लो, सम आर्कियोलॉजिस्ट, उसके बाद में क्या, आर ऑफ ओपिनियन, उनका क्या ओपिनियन है कि हड़प्पन सोसाइटी जो है, हड़प्पा सोसाइटी जो थी, सभ्यता थी, हैड नो रूलर्स, और उसके बाद में एंड दैट एवरीबॉडी एंजॉयड इक्वल स्टेटस, वहां पर जो रहने वाले लोग हैं उनका स्टेटस एकदम इक्वल था, ऐसा आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है, ओपिनियन है। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, अगर हिस्ट्री थोड़ी बहुत पता होती है तो आदमी एकदम झटके से कर लेता, लेकिन ऐसा होता है भाई, इतना जल्दी नॉलेज सबको नहीं आता। इसी वजह से एक ही बात है, क्या, पढ़ाई करना, और कोई तरीका ही नहीं है इसके बाद कि नहीं ऑटोमेटिक सपना नहीं आएगा हड़प्पा की खुदाई में क्या मिला था और उनकी सोसाइटी में क्या था, पढ़ना ही पड़ेगा आपको। और कुछ नहीं पढ़ सकते तो कम से कम लास्ट ईयर के पेपर जरूर सॉल्व करिए ताकि कुछ समझ में आ जाए। उसके बाद में 36 नंबर क्वेश्चन दिया गया, इन द सेम लोकेलिटी, पहला पी दिया, मैरिज विद इन अ यूनिट, उसके बाद में इंडोगैमी रिफर्स टू और अ ग्रुप। देखो यहां पर और है, ये कनेक्टर है, ये प्रीपोजिशन है, और यहां मैरिज विद इन अ यूनिट, ये पी और एस से तो स्टार्ट नहीं कर सकते, या क्यू से या आर से, लेकिन मैरिज विद इन अ यूनिट नहीं होगा, बताना पड़ेगा। आंसर बिल्कुल आसान है, आर से ही स्टार्ट करेंगे। और इंडोगैमी कहने का मतलब क्या है, इंडोगैमी आप देखिए सभ्यता में आप पढ़ते होंगे, कई कबीले हुआ करते थे, मैंने भी पढ़ा कई बार, जैसे कि जो आपका इजिप्शियंस हो गए मिस्र की सभ्यता में, या मुस्लिम जो हो गए कबीले, या बहुत सारे ऐसे कबीले हैं जो एक ही कबीले में शादी कर देते थे, उस चीज को हम इंडोगैमी कहते हैं, एक यूनिट में ही। देखिए यहां से स्टार्ट करेंगे, इंडोगैमी रिफर्स टू मैरिज विद इन अ यूनिट, उसके बाद में और अ ग्रुप लिविंग इन द सेम लोकेलिटी, एक ही लोकेलिटी में रहने वाले लोग, एक कबीला, एक यूनिट, उसके अंदर ही शादी कर देते हैं, उसको इंडोगैमी बोलते हैं। बहुत अच्छा टर्म है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है, कभी कभार जीएस के पर्सपेक्टिव से पूछा जा सकता है, उसका ध्यान रखेंगे। अब जब सभ्यताएं पढ़ोगे तभी ये सब वर्ड्स मिलते हैं आपको। उसके बाद में नेक्स्ट आगे इसका आंसर नहीं बताया आपको, देख लेते हैं क्या था आपका। आर से स्टार्ट करेंगे, आर के बाद में आएगा क्यू, आर क्यू देखिए किसमें दिया गया, यही है आपका डी वाला आंसर, बिल्कुल सिंपल है, देखते ही पता चल जाता है इसका आंसर। लेकिन बस ये इसको कनेक्ट करने की क्षमता होनी चाहिए, वो होगी जब आप इसको अच्छे से पढ़ते हो, जितना प्रैक्टिस करेंगे, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। अब 37 क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया व्हेन स्टीम इंजन्स डोमिनेट। अब ये जानते हो स्टीम इंजन किसने बनाया, सब कुछ सबको पता होता है, कनेक्ट करो, रिकॉल करो कि क्या है। उसने बोला व्हेन स्टीम इंजन्स डोमिनेटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन, कोल वाज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन द इनिशियल स्टेजेस। अब देखो ऑफ से स्टार्ट नहीं करेंगे, कोल वाज द मेन सोर्स हो सकता है, व्हेन स्टीम इंजन डोमिनेटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो कैसे लिखेंगे, व्हेन स्टीम इंजन्स डोमिनेट, ऐसा नहीं, पहले स्टार्ट करेंगे क्या, कोयला ही एक मेन सोर्स था किसका, ऑफ एनर्जी का इन द इनिशियल स्टेज का, व्हेन स्टीम इंजन्स डोमिनेटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो देखेंगे आर वाला है कोई, यहां पे देखिए इसको मिला के देखते हैं, आर के बाद में कोल वाज द मेन सोर्स, एस पर आएंगे ऑफ एनर्जी। अब कोल एक एनर्जी का ही सोर्स है, तो बंधा हुआ सेंटेंस लग रहा है, कोल वाज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन द इनिशियल स्टेज, सबसे पहले तो यही था। कब, व्हेन द स्टीम इंजन या व्हेन स्टीम इंजन्स डोमिनेटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन, है ना। तो जब कोयले से जब स्टीम इंजन किससे चलता था, कोयले से ही चलता था। तो ये बिल्कुल आसान हो गया, आपका आंसर हो गया क्या, बी वाला।
तो ये जानकारी जितनी ज्यादा लोगों को होगी वो आंसर जल्दी कर सकते हैं, खासकर उनकी अपेक्षा जो लोग पढ़ते नहीं है। 30 नंबर लिखा है फ्रॉम द साइंटिस्ट। अब क्वेश्चन मार्क लगा है, क्वेश्चन मार्क इज द इंफॉर्मेशन दैट कम्स हाउ इंपॉर्टेंट। अब ये बताओ, अगर कोई अच्छी अंग्रेजी थोड़ी बहुत भी नॉलेज जिस आदमी को है ना, उसको पता होना चाहिए, अगर सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है तो सेंटेंस WH टाइप वर्ड से स्टार्ट होता है। तो देख रहे हैं आप, यस वाले में ही WH टाइप वर्ड है हाउ, तो यस पहला सेंटेंस होगा। आप देख लीजिए क्यू क्यू एस और एस दो बचे, ये दोनों खत्म हो गए। इतना आसान तरीका कहां मिलेगा आपको? सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क होने पर क्या होता है आप बताइए? कि इसका मतलब ये है कि सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा, या तो हेल्पिंग वर्ब से या WH टाइप वर्ड से। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। हाउ इंपॉर्टेंट, क्या हाउ इंपॉर्टेंट इज द इंफॉर्मेशन, है ना, दैट कम्स फ्रॉम, और कम्स के साथ फ्रॉम आता है, ये बिल्कुल आसान है। तो आर के बाद में पी आएगा, आर के बाद में पी कहां है? इस वाले में है, देखो सी वाले में। आसान हो गया। पेयर बनाइए, आंसर करिए। दो और ज्यादा 10 सेकंड लगते हैं इसको। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। ब्रॉट ऑन बाय डिस्ट्रक्टिव पेट्स ह्यूमन हैव सफर्ड फ्रस्ट्रेशन एंड फूड लॉसेस सिंस अर्लीस्ट टाइम्स। अब देखो, फ्रस्ट्रेशन एंड फूड लॉसेस, ब्रॉट ऑन लिखा गया, ये वर्ब है, वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट नहीं करना चाहिए, सब्जेक्ट पहले ढूंढना करो। अब ह्यूमंस हैव सफर्ड, ये हो तो सकता है, सब्जेक्ट देखते हैं। और फ्रस्ट्रेशन एंड फूड लॉसेस, अब इसके बाद इसकी अधूरी जानकारी है। तो सिंस अर्लीस्ट टाइम, ये जैसे कभी कभी क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं ना कि बहुत पहले की बात है, लॉन्ग एगो, लेकिन इनमें थोड़ा सा ध्यान रखा करो। तो सिंस अर्लीस्ट टाइम, पहले से, पहले टाइम से लेके क्या, यस वाला कोई है देख लेते हैं। यस एक ये है, एक ये है, बाकी एक क्यू का है, एक आर का है, देखते हैं। सिंस अर्लीस्ट टाइम्स पहला वाला मिलाते हैं। ब्रॉट ऑन बाय, ऐसा तो होगा ही नहीं, इसका मतलब ये वाला मिलाते हैं, सिंस अर्लीस्ट टाइम, और फिर आएगा क्यू, कहां गया, हाँ, ह्यूमन हैव सफर्ड, फिर आएगा आर, फ्रस्ट्रेशन एंड फूड लॉसेस, फिर आएगा पी, ब्रॉट ऑन बाय डिस्ट्रक्टिव पेट्स। बिल्कुल सही है, आंसर आपका सी हो गया। तो उसने बोला बहुत पहले से, एस वाला, उसके बाद में ह्यूमन हैव सफर्ड, है ना, फ्रस्ट्रेशन एंड फूड लॉसेस, ब्रॉट ऑन किसके द्वारा, डिस्ट्रक्टिव पेट्स के द्वारा। तो आंसर हो गया आपका सी। सिर्फ और सिर्फ पेयर को मिलाया जाता है बस। अब आगे देखते हैं। इस कैटेगरी के लिए लास्ट क्वेश्चन है, और हम लोग इस पार्ट में इतना ही करेंगे, बाकी का हिस्सा हम लोग अगले पार्ट में कर लेंगे, क्योंकि इसमें पैसेज भी आ गया, ये रीअरेंजमेंट भी आ गया। आगे वाले हिस्से में सिनोनिम, एंटोनिम्स और फिल इन द ब्लैंक बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे, उसमें कम समय लगेगा, तो इस वीडियो को बैलेंस कर लेंगे। 40 नंबर में दिया गया मोस्ट स्पेक्टेकुलर गोल्ड कॉइन्स सम ऑफ द गुप्ता रूलर्स इन इंडिया वर इशूड बाय। अब भैया हिस्ट्री को थोड़ी बहुत पढ़ोगे ना, अगर गुप्त वंश के बारे में कुछ पढ़ा होगा तो ये आसान सा आंसर आप सेंटेंस को एकदम कनेक्ट कर लेंगे। लेकिन नहीं भी आता है तो कम से कम अंग्रेजी के हिसाब से कन्वर्ट करना सीखो। मोस्ट स्पेक्टेकुलर गोल्ड कॉइन, लेकिन जो व्यक्ति पढ़ा लिखा होता है उसका कॉमन सेंस ही काम कर जाता है, इसी वजह से एक ही चारा है, खूब पढ़ो, बढ़िया। मोस्ट स्पेक्टेकुलर गोल्ड कॉइन पी है दिया गया, सम ऑफ द, अच्छा यहां से मोस्ट, यहां तो पता ही नहीं चल रहा कि अधूरी जानकारी लग रही है, सॉरी। अब देखेंगे अधूरी जानकारी है, सम ऑफ द गुप्ता रूलर्स इन इंडिया, ये तो बात का टर्म्स है कि इसके मतलब उसके बाद, ये भी अधूरी जानकारी लग रही है, ये तो वर्ब से स्टार्ट हो, तो यहां से स्टार्ट करना चाहिए मैं, सम ऑफ द, के बाद में सुपरलेटिव डिग्री देखो, ये देखिए मोस्ट, तो क्यू आएगा, क्यू के बाद में आएगा पी आएगा, सम ऑफ द मोस्ट स्पेक्टेकुलर गोल्ड कॉइन्स। अब देखो वर इशूड किसके द्वारा, गुप्ता रूलर्स के द्वारा। आसान है, या तो फिर तुम्हें कॉमन सेंस आना चाहिए या तो फिर अंग्रेजी बहुत बढ़िया आनी चाहिए, लेकिन अंग्रेजी कितनी भी अच्छी आ जाए कुछ क्वेश्चंस आप नहीं कर सकते, क्यों, उनका जो मतलब ही एकदम अलग होता है। इसी वजह से थोड़ी बहुत जानकारी करना बहुत जरूरी है आपको, खासकर आप जितना ज्यादा जीएस पढ़ेंगे उतना ज्यादा। पहले मैं भी अंग्रेजी जब पढ़ाता था तो मुझे ऐसा लगता था, मैं घुमा देता था लोगों को, क्या इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, इसका आंसर हो गया, लेकिन वो चीज अच्छी नहीं थी, मजा नहीं आती थी, एक्सप्लेन नहीं कर पाता था उस चीज को। फिर मैंने पढ़ना स्टार्ट किया कि जीएस को, हिस्ट्री को, इकोनॉमिक्स को, पॉलिटिक्स को, तब हमको समझ में आया कि अगर किसी व्यक्ति को अंग्रेजी, कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन कोई सब्जेक्ट नहीं है, देखो एक बात समझ लो, इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है, ये कम्युनिकेशन का माध्यम है जो चीजों को कन्वर्ट कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि चीजें हमें आनी चाहिए, कन्वर्ट करने का तरीका है सिर्फ ये कोई सब्जेक्ट नहीं है। इसी वजह से जितना ज्यादा आप पढ़ाई करेंगे, और वैसे भी करते क्या है, जब कुछ नहीं है दुनिया में तो कम से कम पढ़ाई कर लो,
जब ये पढ़ाई हो जाएगी तो ऑटोमेटिक जॉब लग जाएगी आप, बस और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों इस पार्ट में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि इसमें 120 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन आगे वाले क्वेश्चन छोटे छोटे हैं, वो जल्दी हो जाएगा, इसमें पैसेज भी आ गया, बहुत चीजें थी। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट पार्ट में, जल्दी मिल जाएगा आपको। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।